हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग अंकित भाटी सर की दिल्ली पुलिस जीएस बुक को पढ़ रहे हैं। इस बुक का पहला चैप्टर इतिहास है जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं और अब दूसरा चैप्टर भूगोल को पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, कोरोमंडल का मैदान भारत की किस दिशा में अवस्थित है? ऑप्शन है पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी। तो इसका सही जवाब है दक्षिणी। कोरोमंडल का मैदान भारत की किस दिशा में अवस्थित है? दक्षिणी भाग में। कोरोमंडल का मैदान भारत के पूर्वी तटीय मैदान का एक भाग है। कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच स्थित है। कोरोमंडल तट कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच स्थित है। कोरोमंडल का मैदान भारत के दक्षिणी हिस्से में अवस्थित है। मानसून निर्वर्तन के कारण कोरोमंडल तट पर सर्दियों में वर्षा होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून को अक्टूबर हीट के रूप में भी जाना जाता है। कोरोमंडल का पुराना नाम केवलमंडलम था। कोरोमंडल का पुराना नाम क्या था? केवलमंडलम। और उत्तरी पूर्वी मानसून में अक्टूबर हीट के रूप में जाना जाता है। जो भारत के मैप में जो ये उत्तरी पूर्वी हिस्सा है इसको अक्टूबर हीट के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक मध्याह्न रेखा कौन सी है? ऑप्शन है 84 डिग्री 40 मिनट ईस्ट, 81 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 83 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो इसका सही जवाब है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। भारत की मानक रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है जो प्रयागराज के निकट नैनी नामक स्थान से गुजरती है। भारत का समय ग्रीनविच टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। 82 डिग्री 30 मिनट रेखा भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से गुजरती है। भारत का समय ग्रीनविच टाइम से कितने घंटे आगे है? 5 घंटे 30 मिनट। और जो 82.5 डिग्री रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। दो देशांतरों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी किलोमीटर होती है? 111 किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? ऑप्शन है भारत बांग्लादेश, भारत पाक, भारत म्यांमार, भारत चीन। तो इसका सही जवाब है भारत बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। भारत से लगे देशों की सीमाओं में भारत बांग्लादेश की सीमा सबसे अधिक 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश से भारत के 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम की सीमा लगती है। बांग्लादेश से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? 5 राज्यों की सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम की सीमा लगती है। भारत और पाकिस्तान की सीमा की लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर। जो कि पाकिस्तान की सीमा भारत के राज्य में कहाँ कहाँ लगती है? जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और लद्दाख से पाकिस्तान की सीमा भारत से लगती है। दूसरा है भारत म्यांमार जो कि 1643 किलोमीटर लगती है और इसके राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। भारत की कितने राज्यों की सीमा म्यांमार की सीमा से लगते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। भारत और चीन कितने किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं? 3388। भारत के कौन कौन से राज्य जो हैं वो चीन से लगते हैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक दूरी कितनी है? ऑप्शन है 2914 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3785 किलोमीटर, 4109 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब है 3214 किलोमीटर।
भारत का ये उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर कितने किलोमीटर की दूरी है? 3214 किलोमीटर की दूरी। भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की दूरी लगभग 3214 किलोमीटर है। भारत की पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक की दूरी लगभग 2933 किलोमीटर है। जो भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी है वो 3214 किलोमीटर है और जो पूर्व से पश्चिम की दूरी है वो 2933 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारत देश की कुल तटीय सीमा द्वीपों सहित लगभग 7516.6 किलोमीटर है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उड़ीसा के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब है बिहार। बिहार राज्य उड़ीसा के साथ सीमा साझा नहीं करता है। उड़ीसा 4 राज्यों झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से सीमा साझा करता है। उड़ीसा कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? 4 राज्यों से। झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से सीमा साझा करता है। और झारखंड 5 राज्यों से। झारखंड 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व में भारत की सीमा किन देशों से लगती है? ऑप्शन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान। तो इसका सही जवाब है म्यांमार और बांग्लादेश। भारत की जो पूर्व की सीमा है वो किस देश से लगती है? म्यांमार और बांग्लादेश से। म्यांमार की सीमा 4 भारतीय राज्यों से लगती है, जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। बांग्लादेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन है गुजरात, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इसका सही जवाब है उड़ीसा। मध्य प्रदेश किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? उड़ीसा के साथ। और जो भी बाकी ऑप्शन है, जो गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इसके साथ मध्य प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश से सीमा साझा करने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं, इसलिए इसे बाघ राज्य भी कहा जाता है। बाघ राज्य किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। भारत की सबसे बड़ी हीरे की खान पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी हीरे की खान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा के सिवाय निम्नलिखित राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, मिजोरम, हरियाणा। इसका सही जवाब है हरियाणा। कर्क रेखा हरियाणा से नहीं गुजरती है और इसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश और मिजोरम से गुजरती है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी पर स्थित है। भारत में कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से गुजरती है। पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत की कर्क रेखा जो कि 8 राज्यों से गुजरती है, उसको याद करने की एक ट्रिक है, आप लोग उसे याद कर सकते हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक है, आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, गरम चाहिए जे तुमको, गरम चाहिए जे तुमको। तो जी से होगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल और टी से त्रिपुरा और म से मिजोरम। अगला क्वेश्चन है,
भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बर्फ का अनुभव किया जा सकता है? ऑप्शन है उत्तराखंड, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड में बर्फ का अनुभव किया जा सकता है। उत्तराखंड राज्य भारत में स्थित है। इसकी राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून, और ये भारत में स्थित है। इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। अन्य तीनों राज्य तमिलनाडु, गुजरात तथा राजस्थान में बर्फबारी नहीं होती है। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मैगीनोट रेखा के मध्य की सीमा रेखा है? ऑप्शन है भारत और चीन, यूएसए और कनाडा, फ्रांस और जर्मनी, यूएसए और मेक्सिको। इसका सही जवाब है फ्रांस और जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी के जो मध्य सीमा रेखा है उसको मैगीनोट रेखा बोलते हैं। मैगीनोट रेखा जर्मनी तथा फ्रांस के बीच सीमा रेखा है। यह रेखा फ्रांस द्वारा खींची गई है। जो मैगीनोट रेखा है वो जर्मनी और फ्रांस के बीच सीमा रेखा है, और यह रेखा किसके द्वारा खींची गई है? फ्रांस के द्वारा खींची गई है। भारत व चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। अमेरिका व कनाडा के मध्य 49वीं समांतर रेखा है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा है, और यह रेखा वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में स्थित है। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा बोलते हैं। कनाडा और अमेरिका के बीच जो सीमा रेखा है उसको 49वीं समांतर रेखा बोलते हैं, और भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको डुरंड रेखा बोलते हैं, और अब यह जो रेखा है वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच पूर्वी क्षेत्र की सीमा को आमतौर पर कहा जाता है? ऑप्शन है मैकमोहन लाइन, डुरंड लाइन, रेड क्लिफ लाइन, 42वीं समांतर। इसका सही जवाब है मैकमोहन लाइन। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन। भारत और चीन के मध्य स्थित सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इस रेखा का नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया है। यह रेखा लद्दाख से होकर गुजरती है। जो मैकमोहन रेखा है वो कहाँ से होकर गुजरती है? लद्दाख से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा की किस्म मैंग्रोव और डेल्टाई वनस्पति के विकास के लिए अनुकूल है? ऑप्शन है काली मृदा, लेटराइट मृदा, मरु मृदा, महीन कड़ों वाली मृदा और जलोढ़ मृदा। इसका सही जवाब है महीन कड़ों वाली मृदा और जलोढ़ मृदा, जो कि मैंग्रोव और डेल्टाई वनस्पति के विकास के लिए अनुकूल है। महीन कड़ों वाली मृदा और जलोढ़ मृदा मैंग्रोव और डेल्टाई वनस्पति के विकास के लिए उपयुक्त होती है। ज्वारीय वनस्पतियों में सुंदरी के वृक्ष शामिल हैं, जिसके नाम पर सुंदरवन और अन्य सदाबहार वनों मैंग्रोव का नाम रखा गया है। ज्वारीय वनस्पति के अंदर किस वृक्ष को शामिल किया गया है? सुंदरी के वृक्ष को शामिल किया गया है, जिसके नाम पर सुंदरवन और सदाबहार वन मैंग्रोव का नाम रखा गया है। ज्वारी या सदाबहार मैंग्रोव वन तट के किनारे और डेल्टा के किनारों पर उगते हैं। जो ज्वारी और सदाबहार जो वन है वो कहाँ उगते हैं? मैंग्रोव वन के तट पर और डेल्टा के किनारे उगते हैं। कावेरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी और गंगा के उपजाऊ डेल्टा सदाबहार मैंग्रोव वनों में से एक है। जो कावेरी नदी, कृष्णा नदी जो महानदी है, गोदावरी और गंगा के उपजाऊ डेल्टा सदाबहार मैंग्रोव वनों से बने हैं। पश्चिम बंगाल राज्य में इन वनों को सबसे बड़े डेल्टा के नाम से सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल के राज्य में जो मैंग्रोव वन है इनको सबसे बड़े डेल्टा के नाम से जाना जाता है, और वो डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है। इसे रेगुर मिट्टी या काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं।
काली मिट्टी किसके लिए सबसे अच्छी है? कपास की खेती के लिए। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी से सिलिका हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है विशिलीकायन, लवणीभवन, ध्रुवीकरण, निछालन। तो इसका सही जवाब है विशिलीकायन। मिट्टी से सिलिका हटाने की प्रक्रिया को सिलिका पृथक्करण भी कहते हैं। सिलिका क्वार्ट्ज निकालने के लिए पलवन और एसिड लीचिंग जैसी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है। जब मिट्टी अत्यधिक वर्षा या सिंचाई के कारण फसल की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व बहकर बाहर निकल जाते हैं तो इस प्रक्रिया को निछालन कहा जाता है। जब मिट्टी से अधिक वर्षा या सिंचाई के कारण फसल की वृद्धि के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं वो बहकर बाहर निकल जाते हैं, इस प्रक्रिया को निछालन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लेटेराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है लेटेराइट मृदाएं उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों के लिए लाल लेटेराइट मृदाएं अधिक उपयुक्त हैं। इनमें सामान्यतः ह्यूमस काफी मात्रा में होती है। यह मृदा चाय और कॉफी उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। तो इसका सही जवाब है, जो कि गलत कथन है क्वेश्चन के अनुसार, इनमें सामान्यतः ह्यूमस काफी मात्रा में होती है, ये गलत है। और बाकी जो ऑप्शन है जैसे कि लेटेराइट मृदाएं उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में काजू जैसे वृक्षों के लिए लाल लेटेराइट मृदाएं अधिक उपयोगी होती हैं। और जो लेटेराइट मृदा है वो चाय और कॉफी उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। लेटेराइट मृदा का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां पर उच्च तापमान एवं भारी वर्षा होती है तथा इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम होती है। लेटेराइट मृदा का विकास कहाँ होता है? उन क्षेत्रों में जहां उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है और इस मिट्टी में लेटेराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होती है। लेटेराइट मिट्टी भीगने पर कोमल और सूखने पर कठोर हो जाती है। जो लेटेराइट मिट्टी है वो भीगने पर कोमल और सूखने पर कठोर हो जाती है। इस मिट्टी में लोहे व एल्यूमीनियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। लेटेराइट मृदा में लोहे और एल्यूमीनियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें रागी, काजू, चाय, कॉफी, रबर, सिनकोना आदि हैं। लेटेराइट मृदा में उगाई जाने वाली फसलें कौन है? रागी, काजू, चाय, कॉफी, रबर और सिनकोना। इस मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है लेटेराइट मृदा में। अगला क्वेश्चन है, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किससे बना है? ऑप्शन है काली मिट्टी, पीली मिट्टी, शुष्क मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। इसका सही जवाब है जलोढ़ मिट्टी। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किससे बना है? जलोढ़ मिट्टी से। भारत का उत्तरी मैदान एक समतल मैदान है तथा पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। भारत का उत्तरी मैदान कैसा है? समतल मैदान है और यह पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्यतः सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। जो भारत का उत्तरी मैदान है उसका निर्माण कैसे हुआ है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है और इनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विकास महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हुआ है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हुआ है। शुष्क मिट्टी पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा,
वह उत्तरी गुजरात में शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। शुष्क मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा और उत्तरी गुजरात में शुष्क मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, चिकनी मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है, चिकनी मृदा में कणों के बीच बहुत कम खाली स्थान होते हैं। चिकनी मृदा को फुलर्स अर्थ भी कहा जाता है। चिकनी मृदा का उपयोग बर्तन और खिलौने बनाने के लिए किया जाता है। चिकनी मृदा अधिक समय तक जल धारण नहीं कर सकती है। तो इनमें से कौन सा गलत ऑप्शन है? तो ऑप्शन डी, चिकनी मृदा अधिक समय तक जल धारण नहीं कर सकती है। और बाकी जो ऑप्शन है वो सही है। तो चिकनी मृदा के कणों में बहुत कम खाली स्थान होता है और चिकनी मृदा को फुलर्स अर्थ भी कहा जाता है और चिकनी मृदा का उपयोग बर्तन और खिलौने बनाने के लिए होता है। जिस मिट्टी में महीन कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है, चिकनी मिट्टी कहलाती है। चिकनी मिट्टी कौन सी मिट्टी कहलाती है? जिस मिट्टी में महीन कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है वो चिकनी मिट्टी कहलाती है। इस मिट्टी के कणों के बीच छोटे अंतराल में जल संग्रहित हो सकता है। जो चिकनी मिट्टी है इसके कणों के बीच छोटे अंतराल में जल संग्रहित हो सकता है। यह मिट्टी बहुत लंबे समय तक जल धारण कर सकती है। जो चिकनी मिट्टी है वो लंबे समय तक जल धारण कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, रैफलेशिया अर्नोल्डी किस बात के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है, यह पादप जगत का सबसे लंबा पौधा है। पादप जगत में इसकी सबसे बड़ी पत्तियां हैं। इसका तना ट्रंक सबसे मोटा है। पादप जगत में इसका सबसे बड़ा पुष्प है। तो इसका सही जवाब है, पादप जगत में इसका सबसे बड़ा पुष्प है। जो रैफलेशिया अर्नोल्डी है वो किस बात के लिए प्रसिद्ध है? पादप जगत में इसका सबसे बड़ा पुष्प है। रैफलेशिया अर्नोल्डी पादप जगत का सबसे बड़ा पुष्प है। यह फूल परजीवी होता है। रैफलेशिया में जड़ें, पत्तियां या तना नहीं होते हैं। यह मुख्य रूप से बेलों पर उगता है। जो रैफलेशिया अर्नोल्डी है यह फूल के रूप में होता है और यह परजीवी होता है और इसमें जड़ें, पत्तियां और तना नहीं होती है और यह मुख्य रूप से बेलों पर उगता है। रैफलेशिया फूल से सड़े मांस की दुर्गंध आती है, इसलिए इसे कॉर्पस लास फ्लावर या मीट मास फ्लावर भी कहा जाता है। जो रैफलेशिया का फूल है उससे सड़े मांस की दुर्गंध आती है, इसलिए इसको कॉर्पस फ्लावर या मीट मास फ्लावर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा क्षेत्र अनोखे 16 वनों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है, पूर्वी हिमालय, थार का रेगिस्तान, दक्कन का पठार, पश्चिमी घाट। तो इसका सही जवाब है पश्चिमी घाट। कौन सा क्षेत्र अनोखे 16 वनों के लिए जाना जाता है? पश्चिमी घाट। 16 वन उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। 16 और घास का मैदान मिलकर 16 ग्रासलैंड कॉम्प्लेक्स या मोजेक बनाते हैं। 16 और घास का मैदान मिलकर क्या बनाते हैं? 16 ग्रासलैंड कॉम्प्लेक्स या मोजेक बनाते हैं। पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री पहाड़ियों के रूप में भी जाना जाता है, जो पश्चिमी घाट हैं उनको सह्याद्री पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। पूर्वी और पश्चिमी घाट तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। नीलगिरी पहाड़ियां पश्चिमी घाट का हिस्सा है। नीलगिरी पहाड़ियां किस घाट का हिस्सा है? पश्चिमी घाट का। और पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पेड़ भारत के पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं? ऑप्शन है, सागौन, महोगनी, देवदार, आबनूस। तो इसका सही जवाब है सागौन। सागौन का पेड़ भारत के पर्णपाती वनों में पाया जाता है। भारत के पर्णपाती वनों में सागौन, साल, शीशम, महुआ, आंवला, कुसुम, चंदन आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। पर्णपाती वन उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय की तलहटी, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों और उड़ीसा में पाए जाते हैं। जो पर्णपाती वन है वो कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी राज्यों,
हिमालय की तलहटी पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों और उड़ीसा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बायोम का उष्णकटिबंधीय सवाना नामक उप प्रकार होता है? ऑप्शन है घास स्थल, वन, मरुस्थल, जलीय। तो इसका सही जवाब है घास स्थल। घास स्थल बायोम का उष्णकटिबंधीय सवाना नामक उप प्रकार है। सवाना जिसे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के रूप में जाना जाता है। सवाना को किस रूप में जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के रूप में। एक निश्चित शुष्क और गीला मौसम उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की जलवायु है। सवाना क्षेत्र की जलवायु क्या है? एक निश्चित शुष्क और गीला मौसम। सवाना घास के सबसे बड़े विस्तार अफ्रीका में है। सवाना घास का सबसे बड़ा विस्तार कहाँ है? अफ्रीका में। ब्राजील में सवाना घास के मैदानों को कंपोस्ट कहा जाता है। जो सवाना घास के मैदान है उनको ब्राजील में क्या कहा जाता है? कंपोस्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के वन के वृक्ष शुष्क ग्रीष्म काल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियां, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इसका सही जवाब है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन किस प्रकार के वन होते हैं? जो शुष्क ग्रीष्म काल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के वृक्ष शुष्क ग्रीष्म काल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। आगे कुछ वन देखेंगे। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और इसका क्षेत्र है सह्याद्री, शिलांग पठार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। और वर्षा जो की सेंटीमीटर में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो कहाँ पाए जाते हैं? सह्याद्री, शिलांग पठार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में। और वहाँ कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है उस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है वहाँ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और उनके क्षेत्र हैं उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ साथ हिमालय की तलहटी, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के पूर्वी ढलान। इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कटीले वन व झाड़ियां, जहां 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वो कौन से क्षेत्र हैं? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगार निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन, पर्वतीय वन। तो इसका सही जवाब है मैंग्रोव वन। जो ताड़, नारियल और केवड़ा के जो वृक्ष हैं वो किस वन में पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन में। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? गंगा, गोदावरी तथा कृष्णा के डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वनों का क्षेत्र पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वनों का क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। मैंग्रोव वनों में ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगार तथा कैजुरीना सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सनोवर, सिल्वर फर, हपुसा जूनिपर्स, देवदार पाइन और भोज वृक्ष बर्च निम्नलिखित में से किस वन के सामान्यतः पेड़ हैं? ऑप्शन है मैंग्रोव वन, पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो इसका सही जवाब है पर्वतीय वन। सनोवर, सिल्वर फर, हपुसा जूनिपर्स, देवदार पाइन और भोज वृक्ष बर्च
भारत में पाए जाने वाले पर्वतीय वनों के वृक्ष हैं। और आगे वन और वृक्षों के प्रकार को देखेंगे। मैंग्रोव वन में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? सुंदरी, कैजुरीना, केवड़ा। उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन सागौन, शीशम, खैर, बांस, महुआ, चंदन। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में महोगनी, आबनूस, रबर, सिनकोना। अगला क्वेश्चन है, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन कितने मीटर की ऊंचाई के बीच पाए जाते हैं? ऑप्शन है 1500 से 3000, 2000 और 3000, 500 से 1000, 1000 से 2000। तो इसका सही जवाब है 1000 और 2000। आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन कितने मीटर की ऊंचाई के बीच पाए जाते हैं? 1000 और 2000 मीटर के बीच पाए जाते हैं। आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन मुख्यतः जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा उत्तरी बंगाल में पाए जाते हैं। ये वन 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई के बीच पाए जाते हैं। आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन 1000 से 2000 मीटर के बीच ऊंचाई में पाए जाते हैं। सदाबहार, ओक एवं चेस्टनट वृक्ष प्रमुख आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। अगला क्वेश्चन है, साल, बबूल और बांस जो शुष्क कटिबंधीय वन के प्रकार हैं में अधिक वर्षा की मात्रा कितनी है? ऑप्शन है 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच, 51 से 151 सेंटीमीटर तक, 251 सेंटीमीटर या अधिक, 25 सेंटीमीटर से कम। तो इसका सही जवाब है 51 से 151 सेंटीमीटर तक। साल, बबूल और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन है वो कितनी वर्षा की मात्रा में पाए जाते हैं? 51 से 151 सेंटीमीटर तक की वर्षा की मात्रा में पाए जाते हैं। साल और बांस उच्च कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पतियां हैं जिनके लिए 100 से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा की मात्रा आवश्यक है। वहीं बबूल जो कि एक उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीली वनस्पति के लिए 70 सेंटीमीटर से कम की वर्षा आवश्यक है। साल और बांस उच्च कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति है जिनको 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। और बबूल जो कि एक उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीली वनस्पति है और इसको सिर्फ 70 सेंटीमीटर से कम की वर्षा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, एबनी, महोगनी और रोजवुड के पेड़ किस प्रकार के वन का हिस्सा है? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, अल्पाइन वनस्पति। तो इसका सही जवाब है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। एबनी, महोगनी और रोजवुड के जो पेड़ हैं वो किस वन का हिस्सा है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का हिस्सा है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इन वनों में पेड़ों की औसत ऊंचाई लगभग 60 मीटर होती है। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है इनको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है इसमें पेड़ों की औसत ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 60 मीटर होती है। इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष महोगनी, आबनूस, रबड़, सिनकोना, रोजवुड आदि हैं। भारत में इस प्रकार की वनस्पतियों का विकास पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर केरल, कर्नाटक, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों एवं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में हुआ है। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है उनका विकास पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर केरल, कर्नाटक, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाइकस रिलीजियोसा को वृक्ष के नाम से सामान्य तौर पर जाना जाता है। ऑप्शन है बबूल, साल, नीम, पीपल। तो इसका सही जवाब है पीपल। पीपल को भारत में पाइकस रिलीजियोसा के वृक्ष के नाम से जाना जाता है। पीपल का वनस्पतिक नाम पाइकस रिलीजियोसा है। यह पेड़ भारत
नेपाल, श्रीलंका, चीन और इंडोनेशिया में पाया जाता है। पीपल का वानस्पतिक नाम क्या है? फाइकस रिलिजियोसा। बबूल या कीकर का वानस्पतिक नाम अकासिया निलोथिका है। बबूल या कीकर का वानस्पतिक नाम क्या है? अकासिया निलोथिका। नीम का वानस्पतिक नाम क्या है? अजाडिरेक्टा इंडिका। साल के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है? सोरिया रोबस्टा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन है शिलोंग, नागपुर, चेन्नई, जोधपुर। तो इसका सही जवाब है शिलोंग। शिलोंग क्षेत्र में वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत और दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश मेघालय के मासिनराम गांव में दर्ज की गई है। इसे बादलों की भूमि कहा जाता है। भारत और दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ दर्ज की गई है? मेघालय के मासिनराम गांव में, और इसको बादलों की भूमि भी कहा जाता है। मासिनराम पूर्वोत्तर भारत में मेघालय राज्य की पूर्वी खासी पहाड़ियों में स्थित एक गांव है। जो मासिनराम है वो पूर्वोत्तर भारत में मेघालय राज्य की पूर्वी खासी पहाड़ी में स्थित एक गांव है। दूसरा सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी है जो मेघालय में स्थित है। और दूसरा सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन है? चेरापूंजी, जो कि मेघालय में स्थित है। और पहला है मासिनराम, वो भी मेघालय राज्य के पूर्वी खासी पहाड़ी में स्थित है। भारत में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान लेह है। और भारत में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन है? लेह। अगला क्वेश्चन है, शीत ऋतु के दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में वर्षा होने में कौन सा कारक योगदान देता है? ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिमी मानसून, पूर्वोत्तर मानसून, व्यापारिक पवने। तो इसका सही जवाब है पश्चिमी विक्षोभ। शीत ऋतु के दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होने का किसका योगदान है? पश्चिमी विक्षोभ का। पश्चिमी विक्षोभ एक चक्रवाती विक्षोभ है जो भूमध्य सागर से आता है। यह छोटी जेट धारा द्वारा संचालित होता है। जो पश्चिमी विक्षोभ है वो एक चक्रवाती विक्षोभ है जो भूमध्य सागर से आता है और यह छोटी जेट धारा द्वारा संचालित होता है। तमिलनाडु और केरल भारत के ऐसे राज्य हैं जो सर्दियों की वर्षा प्राप्त करते हैं। तमिलनाडु और केरल भारत ऐसे राज्य हैं जहां सर्दियों में वर्षा होती है। रबी फसल की वृद्धि जिसमें महत्वपूर्ण स्थानीय अनाज गेहूं शामिल है, उत्तरी महाद्वीप में पश्चिमी विक्षोभ पर निर्भर होती है। रबी की फसल की वृद्धि किस पर निर्भर होती है? पश्चिमी विक्षोभ पर। अगला क्वेश्चन है, मध्यमंडल मेसोस्फीयर की सीमा क्या है? ऑप्शन है 50 से 80 किलोमीटर, 50 से 100 किलोमीटर, 10 से 30 किलोमीटर, 0 से 10 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब है 50 से 80 किलोमीटर। मध्यमंडल मेसोस्फीयर की सीमा क्या है? 50 से 80 किलोमीटर। मध्यमंडल का विस्तार सागर तल से 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल के ठीक ऊपर पाया जाता है। जो मध्यमंडल है वो सागर तल से 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल के ठीक ऊपर पाया जाता है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितने किलोमीटर है? 13 किलोमीटर। समताप मंडल की धरातल से ऊंचाई 50 किलोमीटर है और समताप मंडल की धरातल से ऊंचाई कितनी है? 50 किलोमीटर। मध्यमंडल की ऊपरी सीमा अर्थात 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इस न्यूनतम तापमान की सीमा को मेसोपोज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है और ये आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। भारत में मानसून का अनुमानित आगमन कौन से महीने में होता है? ऑप्शन है फरवरी के आरंभ में, अक्टूबर के आरंभ में, जनवरी के आरंभ में, जून के आरंभ में। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी
तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को राधे राधे। थैंक यू।